स्ट्रीट गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके बारे में बताया कि कौन सी रेंज की जो रेडिएशंस हैं, IR रेडिएशंस जो है वो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी देती है। उसको हम नियर, फार और मीडियम जो है IR रीजन में उसको हम क्लासीफाई करते हैं। और उसका जो प्रिंसिपल था हमने बताया कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से मॉलिक्यूल देते हैं जिसमें कि डायपोल मोमेंट भी चेंज होना चाहिए। और डायपोल मोमेंट जो है वो चेंज तभी होगा जब मॉलिक्यूल के अंदर नेट जो है डायपोल मोमेंट होना चाहिए। तो इसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या होते हैं। तो बच्चों, वाइब्रेशंस को समझने के लिए हम अगर मॉलिक्यूल को, कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसके जो एटम्स हैं उनको हम क्या मान लें, सिंपल बॉल्स मान लें। और जो बीच में बॉन्ड्स हैं, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको अगर हम इलास्टिक स्प्रिंग मान लें, स्प्रिंग्स जो कि हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं और जिसको हम कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं तो जिसमें जो एटम्स और जो उनके बॉन्ड्स हैं उनको हमने बॉल एंड स्प्रिंग के रूप में माना है। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम अगर स्ट्रक कर दें, उसको हम किसी भी चीज़ से स्ट्रक कर देंगे तो एटम्स जो हैं वो अपने इक्विलिब्रियम जो एक्सिस है उसके ऊपर जो है वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और इस वाइब्रेशन के द्वारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो रिजल्ट होगी उसको हम नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? स्टेट और मोशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इन विच ईच एटम हैज सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट एंड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज ऑफ मोशन। तो वो जो अपने एक्सिस पर, इक्विलिब्रियम एक्सिस के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एटम्स करेंगे उनका जो सेम फ्रीक्वेंसी होगी और वो एक ही फेज में जो है रहेगी। अब बच्चों, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे वो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-5 होते हैं, जबकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-6 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एग्जाम्पल से हम आपको बता चुके हैं। आज हम मेन पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस कौन से होते हैं। जब मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को हमने स्ट्रक किया, वाइब्रेशंस उसमें उत्पन्न हो गई, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन उसमें कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि एक तो उसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा और एक जो है वो बेंडिंग वाइब्रेशन होगा। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है वो भी दो तरह से होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। जबकि बेंडिंग वाइब्रेशन जो है वो दो तरह से हम उसको क्लासीफाई करते हैं, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन में क्या है? रॉकिंग और सिजरिंग, और आउट ऑफ प्लेन में है वैगिंग और ट्विस्टिंग। तो सबसे पहले हम देखें सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या होती है। तो बच्चों, कोई भी आपका सपोज H2O मॉलिक्यूल है तो उसमें आपका एक ऑक्सीजन एटम है और दो हाइड्रोजन एटम है और दो आपके OH बॉन्ड्स हैं, 2 OH उसमें बॉन्ड्स हैं। तो अगर इसमें, इसका हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें अगर बराबर स्ट्रेचिंग हुई, ठीक है, यानी कि स्ट्रेचिंग दोनों स्ट्रेच हो रहे हैं या दोनों कॉम्प्रेस हो रहे हैं, या दोनों कॉम्प्रेस हो रहे हैं, दोनों को हम खींच रहे हैं या दोनों को हम पास ले जा रहे हैं, अगर वो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, उसमें बॉन्ड लेंथ या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो इसको हम सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग बोलेंगे। यानी कि जितना एक्सपेंशन हो रहा है या जितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो दोनों बराबर हो रहे हैं, बराबर मात्रा में एक्सपेंशन हो रहा है दोनों बॉन्ड्स का, बराबर मात्रा में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसको हम सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग बोलेंगे। और बच्चों, इसमें जो है कोई डायपोल मोमेंट चेंज नहीं होगी। इस केस में बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज होगी पर डायपोल मोमेंट कोई में चेंज नहीं आएगा। इसलिए ये हम मोड क्या है, ये IR इनएक्टिव मोड है। ये IR इनएक्टिव मोड कौन सा है? सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाला। हमको पता है कि जो डायपोल मोमेंट है वो Q इंटू D, यानी कि जो चार्जेस है इनटू जो डिस्टेंस है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट,
वो क्या होती है, डायपोल मोमेंट होती है। ठीक है, और डायपोल मोमेंट क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो चेंज आएगा मैग्नीट्यूड में या जो है डायरेक्शन, उन दोनों के ऊपर निर्भर करेगी। डायपोल मोमेंट जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो जो चेंज आएगा और मैग्नीट्यूड वो और डायरेक्शन दोनों के ऊपर वो डिपेंड करेगी। तो अब बच्चों हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग का। ठीक है, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में हम अगर हम वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले रहे हैं तो इसमें हम शो कर रहे हैं कि एक बॉन्ड जो है वो तो एक्सपैंड हो रहा है और एक बॉन्ड जो है वो कॉम्प्रेस हो रहा है। ठीक है, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। पर इस केस में आप देखिए कि क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इसमें चेंज हो रही है और सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल वे में चेंज हो रही है। इसलिए इसमें क्या होगा, डायपोल मोमेंट जो है वो चेंज होगा क्योंकि डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रही है अनसिमेट्रिकली, इसलिए डायपोल मोमेंट चेंज होगा तो इसमें जो है ये IR एक्टिव मोड होगा। अब बच्चों अगर हम बेंडिंग वाइब्रेशन देखें तो उसमें हमने कहा एक केस है इन प्लेन, एक ही प्लेन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें रॉकिंग वाइब्रेशन और सिजरिंग वाइब्रेशन। रॉकिंग वाइब्रेशन बच्चों समझने के लिए आपको बचपन में कभी आप वो एक रॉकिंग हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, उसके ऊपर बैठ के बच्चे जो हैं वो रॉक करते हैं, वो ऐसे ऐसे चलता है। तो उसी प्रकार से अगर मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स जो हैं वो रॉक कर रहे हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में वो या तो आगे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो उसको हम रॉकिंग वाइब्रेशन बोलेंगे। और इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज होता है। जितने भी बेंडिंग वाइब्रेशन है उन सब में लेंथ में कोई अंतर नहीं आएगा, केवल बॉन्ड एंगल में अंतर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम सिजरिंग वाइब्रेशन देखते हैं। अब आप ये बॉन्ड एंगल से समझ गए, जब दोनों इधर को जा रहे हैं तो और दोनों इधर को जा रहे हैं तो इनमें जो है बॉन्ड एंगल में चेंज होगा। इसी तरह से सिजरिंग में जैसे कैंची चलती है तो या तो पास आते हैं दोनों हिस्से उसके या फिर दूर जाते हैं। ठीक है, दोनों हिस्से पास आते हैं, दोनों हिस्से दूर जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम कह रहे हैं ये सिजरिंग मोशन है। इसमें ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं या तो एक डायरेक्शन में पास में आ रहे हैं या फिर दोनों जो है दूर जा रहे हैं, तो इसको हमने सिजरिंग वाइब्रेशन बोला। ठीक है, अब हम आउट ऑफ प्लेन की बात करें। आउट ऑफ प्लेन जो है वो वैगिंग और ट्विस्टिंग। ठीक है, अब वैगिंग बच्चों, वैगिंग का एग्जाम्पल हम अब ये आउट ऑफ प्लेन में है, एक प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, प्लेन से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। तो जैसे गेट है, अपना जो घर का मेन गेट होता है, उसके जो दो पल्ले हैं, या तो वो बाहर को हम खोल सकते हैं या उनको अंदर को खोल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो डॉग्स होते हैं उनके कान, जो बड़े बड़े कान वाले जो डॉग्स होते हैं, उनका भी आपने देखा होगा, वो इस प्रकार से वैग करते रहते हैं, है ना, या तो दोनों अंदर की तरफ आते हैं या दोनों बाहर की तरफ जाते हैं। अभी एक प्लेन में नहीं है, डिफरेंट प्लेन में हो गए। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, इस वाइब्रेशन को वैगिंग वाइब्रेशन बोलते हैं। और ये हमने दोनों प्लस निशान दिखाए हैं, इसका मतलब दोनों जो हैं एक तरफ जो है वो जा रहे हैं, आगे या पीछे की तरफ। ट्विस्टिंग जो केस है वो इससे ऑपोजिट है वैगिंग से। इसमें अब एक पल्ला तो आप बाहर को खोल रहे हैं गेट का और एक अंदर को खोल रहे हैं, तो एक तो व्यूअर के सामने है और एक व्यूअर के दूसरी तरफ है उसको। तो इस प्रकार का जो वाइब्रेशन है उसको हम ट्विस्टिंग वाइब्रेशन बोलते हैं। अब बच्चों आगे हम ब्रीदिंग वाइब्रेशन अगर देखें, ब्रीदिंग वाइब्रेशन जो है वो किस केस में होता है, जो क्लोज रिंग्स होती हैं, जो क्लोज रिंग्स होती हैं, यानी कि बेंजीन रिंग या आपका 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग, कोई भी जो रिंग्स होती हैं उनमें जो वाइब्रेशन मोशन होता है वो ब्रीदिंग वाइब्रेशन उनको हम बोलते हैं, ब्रीदिंग वाइब्रेशन। तो बच्चों सपोज हम 5 मेंबर रिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें जो वाइब्रेशन होती है वो
इस प्रकार से होती है, जैसे कि हम समझ सकते हैं हमारे जो लंग्स हैं वो कॉम्प्रेस होते हैं और एक्सपैंड होते हैं, कॉम्प्रेस होते हैं और एक्सपैंड होते हैं। उसी तरह से ब्रीदिंग वाइब्रेशंस को भी हम समझ सकते हैं। अब बच्चों, आपको थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए कि हमने स्ट्रेचिंग और बेंडिंग जो वाइब्रेशन पढ़ी उसमें स्ट्रेचिंग जो है और बेंडिंग जो है उन दोनों में अंतर क्या है। दोनों में जो है कोई भी बॉन्ड को हमें बेंड करना है या स्ट्रेच करना है ना। तो जब हम बॉन्ड को बेंड करते हैं तो उसमें कम एनर्जी लगती है। उसमें जो एनर्जी लगती है वो क्या है, कम एनर्जी है। किससे? जब हम बॉन्ड को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। समझ रहे हो? बॉन्ड को अगर हमें कोई भी चीज़ को अगर हमें सिर्फ बेंड करना होता है तो उसमें कम एनर्जी लगती है, और अगर हमें उसे खींचना होता है तो ज़्यादा एनर्जी लगती है। वही केस हमारे जो है बॉन्ड्स में होते हैं। तो इसका मतलब जब कम एनर्जी लग रही है बेंडिंग वाइब्रेशन में तो वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ होगा, एट हायर वेवलेंथ। वो जो है हायर वेवलेंथ के ऊपर जो है रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेंगे। और जब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं तो उसमें जो है मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो वो जो है लो एब्जॉर्प्शन, लो वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन शो करेंगी। और मेन जो हमारी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो 2200 से 7000 जो माइक्रोमीटर है उसके बीच में जो है उनका एब्जॉर्प्शन रीजन है, एब्जॉर्प्शन रीजन है। तो मोस्ट ऑफ दी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो 2200 से 7000 माइक्रोमीटर के बीच में जो है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए हमको एब्जॉर्प्शन मिलता है।